स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम लोग भाषा में आज यूपी टेट 2014 का हिंदी पेपर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने हिंदी पेपर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में आए हुए हैं और ये पुनः जो है रिपीटेड क्वेश्चन के रूप में आने की संभावना रख रहे हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, कह रहा है संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द का मतलब वो शब्द जो दो भाषा से मिलकर बना हुआ है। कितने भाषा से? दो भाषा से मिलकर बने हुए शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है उसे संकर शब्द कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है ग्रामीण भाषा का शब्द, गलत हो जाएगा। संस्कृत भाषा का शब्द सेकेंड ऑप्शन, ये भी गलत है। ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन सही है, भाषा के शब्दों से मिलकर, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ जो शब्द होता है संकर शब्द कहलाता है। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन सही है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं एग्जाम्पल दे दूँ संकर शब्द का। रेलगाड़ी, ये बहुत बार पूछता है। अब आप समझिए, रेलगाड़ी में जो रेल है वो अंग्रेजी का शब्द है। रेल किसका है? अंग्रेजी का शब्द। और गाड़ी, गाड़ी आपका हिंदी का शब्द। अब अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी हिंदी, ठीक है। अब इन दोनों भाषाओं से मिलकर बना है क्या? रेलगाड़ी। तो ये आपका संकर शब्द हो गया। अब समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। देखिए, सुत मतलब पुत्र, सुत का मतलब क्या होता है? पुत्र। और सुता का मतलब क्या होता है? सुता का मतलब होता है पुत्री। अगर देखिए, सुत और सुता में सिर्फ आ का अंतर है, तो यही आपका आ क्या है? प्रत्यय है, ठीक है। आ प्रत्यय है। प्रत्यय की परिभाषा क्या है? शब्द के अंत में जो लगकर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। आ अंत में लगा हुआ इसलिए प्रत्यय है। एक ऑप्शन करा ई, गलत है। थर्ड ऑप्शन इक, ये भी गलत। सेकेंड ऑप्शन ई कह रहा है, ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, नाक के बाल का मतलब क्या है? नाक के बाल, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, अगर नाक में जो बाल हैं वो बताता है, नाक के बाल किसी भी व्यक्ति को सबसे प्यारा लगता है। तो नाक के बाल से सबको प्रेम होता है। तो अधिक प्रिय होना आपका क्या होगा? नाक में बाल होना। तो कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन, अधिक समीप होना, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग कष्ट देना भी समझते हैं, तो ये गलत है, ध्यान दीजिएगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन निकट होना भी सही है और प्रिय होना भी सही है, इसलिए इसका दो ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक। फोर्थ ऑप्शन पालतू होना गलत हो जाएगा। सेकेंड फोर्थ गलत है, फर्स्ट और थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है। इसको हमको बताना है। देखिए, घोड़ा, घोड़ा अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है, घोड़ा। उसके बाद घोटक भी कहते हैं। जो कटक है, कटक का मतलब होता है सेना। क्या होता है? सेना। कटक का मतलब होता है छावनी। कटक का मतलब क्या होता है? छावनी। तो कौन सा आपका गलत हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। फर्स्ट घोड़ा भी है, सेकेंड घोटक भी होता है, तुरंग होता है, बाजी होता है, ये सब आपके अश्व के पर्यायवाची होते हैं, कटक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है। वाक्य के लिए एक शब्द। देखिए, जो टिक कर नहीं रहता है उसका मतलब वह स्थिर ही नहीं है। स्थिर न होने का मतलब वह घूमता रहता है, और घूमते रहने वाले व्यक्ति को अस्थिर नहीं कहते, गलत हो जाएगा। अडिग भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यायावर कहते हैं। यायावर का मतलब होता है जो एक स्थान पर नहीं टिक पाता, घूमता रहता है। देखिए, यहाँ अस्थिर
इसलिए नहीं कहेंगे। अस्थिर उसे कहा जाता है जो मानसिक रूप से स्थिर न हो। अडिग का मतलब होता है कि एकदम निश्चित एक जगह बंधा हुआ, ठीक, डिगने वाला नहीं। तो कौन सा, यायावर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ गतिशील है। गतिशील का अर्थ है कि जो गति में हो, गति कर रहा हो, उसे गतिशील कहते हैं। इसलिए आपका गतिशील भी गलत हो जाएगा। केवल थर्ड ऑप्शन यायावर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, गलत हो जाएगा। सोहनलाल द्विवेदी भी गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा झांसी की रानी का बीच से लिया गया यह कविता है। यह किस पर आधारित है? तो यह कविता जो है आपके वीर रस पर आधारित है। कौन रचयिता है? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का अर्थ होता है, देखिए समास मतलब समधन आस, यही होगा। तो समास का जो मतलब होता है संक्षेप, क्या हो जाएगा आपका? संक्षेप। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन विच्छेद दे रहा है, जो कि संधि का क्या है? विलोम शब्द है। विस्तार भी गलत, नवीन भी आपका गलत हो जाएगा। कौन सा सही है आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही है, समास का संक्षेप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है? उपचार का मतलब ही होता है आप किसी कठिनाई को समाप्त करें। आप जब किसी कठिनाई को समाप्त करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? उपचार। उपचार में आप किसी समस्या को पहले क्या करेंगे? पकड़ेंगे। इसे हम निदानात्मक परीक्षण के तहत ले जाएंगे समस्या, फिर उस कठिनाई का क्या करेंगे? निदान करेंगे। उसी निदान को ही कहा जाता है क्या? उपचारात्मक शिक्षण। तो कौन सा? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। बच्चे को व्यस्त रखना गलत है। बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना भी गलत है। बच्चों की त्रुटियों में केवल सूची बनाना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? देखिए सुनना आता है, बोलना भी आता है, हंसना आपका नहीं आता है, लिखना भी आता है। तो तीन तो यही है, LSRW में तीन यही है, हंसना नहीं है। तो कौन सा आपका? हंसना गलत हो जाएगा। चार आपके भाषाई कौशल हैं, एक है पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। तो इसमें पढ़ना जोड़ दें तो आपके चारों भाषाई कौशल यही हैं। कौन सा? थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा देने के राजभाषा का दर्जा देने के कारण कब? 14 सितंबर 1949। 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा दर्ज होने के कारण हम लोग 14 सितंबर को ही क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकेंड 5 सितंबर, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी तीनों गलत हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। देखिए काव्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, कविता का जो मुख्य उद्देश्य होता है भावों को समझना, रस का आनंद लेना, सौंदर्य बोध प्राप्त करना। अगर आप काव्य शिक्षण का प्रयोग केवल व्याकरण के लिए कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो कौन सा? भाषा प्रयुक्त में होने वाले विराम चिन्हों से परिचित करना। देखिए विराम चिन्ह का मतलब यहाँ व्याकरण से रिलेटेड है। व्याकरण सेकेंड ऑप्शन करा व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, ये भी गलत हो जाएगा। संगीत कला में निपुण बनाना, आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, रसानुभूत एवं आनंदानुभूत कराना। बिल्कुल काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है?
विशेषण को हम लोग समझते हैं, विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के पीछे आगे, संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगकर अर्थ को जो है मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं आगे लगकर। जैसे यहाँ राम जाता है तो राम कर्ता हो गया, जाना उसका कार्य हो गया, तो यहाँ पर देखिए विशेषण नहीं है। सीता फल खाती है तो यहाँ पर सीता कर्ता हो गया, खाना उसका कार्य हो गया, और किसको खा रही है, फल को, तो कर्म हो गया। मेरी गाय काली है, अब देखिए काली, काली क्या है, काली विशेषता बता रहा है किसकी, गाय की। यहाँ पर जो गाय है, गाय कैसी है, आपकी गाय काली है, इसका मतलब काला क्या है, उसका विशेषता, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेरी गाय काली में है, इसमें काली आपकी विशेषण हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से आपको बताना है कि नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय जो प्रणाली है उसके प्रयोग से शिक्षक, फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है, शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ जाता है। बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो पात्रानुसार बच्चे जो पात्र को निभा रहे हैं उनका अभिनय सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बिल्कुल आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। देखिए अधिकरण कारक का प्रयोग कर रहा है, अधिकरण कारक में कौन से आते हैं, में, पर, तो जहाँ में पर, जिसमें अब ये में पर आपको दिखेगा नहीं लेकिन अर्थ में छिपा होगा जरूर। जैसे वहाँ वाहनारूढ़, फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है वाहनारूढ़। वाहनारूढ़ का मतलब वाहन पर आरूढ़, देखिए पर आ गया ना, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। गंगा जल गलत हो जाएगा, सत्ताधीश भी और रेखा चित्र भी। यहाँ गंगा जल का मतलब गंगा का जल संबंध कारक है, तो आपका जो अधिकरण कारक है वो कौन सा है, वाहनारूढ़। यहाँ गंगा जल आपका गंगा का जल, सत्ताधीश सत्ता का अधीश और रेखा चित्र, ये सब संबंध के अंतर्गत आ रहे हैं। गंगा जल आपका वाहनारूढ़ जो है ये आता है अधिकरण कारक में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, रसराज, किसको रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को। जो आपका श्रृंगार रस होता है वो पूरे रसों का राजा होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें मानवीय भावनाओं की सबसे व्यापक अभिव्यक्ति होती है, इसलिए आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। और इसका स्थायी भाव भी आपको पता है प्रेम ही है, प्रेम रति। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर भावना विशेष होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है और इसे ही रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कह रहा है घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। घनानंद आपके रीत काल से संबंधित थे, रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक थे। तो फर्स्ट ऑप्शन आदिकाल गलत हो जाएगा, भक्ति काल भी आपका गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रीत काल से संबंधित होने के कारण ये रीत काल के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए कितना कितना जो है डीपली पूछता है। आपका सही एक ही होगा। अभी आप देखिए यहाँ सब आशीर्वाद के बारे में पूछा गया है, आशीर्वाद इस ढंग से लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ आशीर्वाद सेम है, बस छोटी की मात्रा कर दिया इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ आशीर्वाद ये तो गलत ही है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। कर्ता ने कर्म को, तो को से किसका बोध हो रहा है, कर्म का बोध हो रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा कर्म कारक। करण कारक गलत है, संप्रदान कारक भी गलत है, अधिकरण कारक भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, कर्म का मतलब को, करण का मतलब से के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा, संप्रदान के लिए, और अपादान अधिकरण में पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सब जहाँ आ जाएं वो कारक चिन्ह को बताते हैं। जैसे को आया
कर्म कारक, कर से के द्वारा आता करण कारक, के लिए आता संप्रदान कारक, में पर आता अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम। यहाँ पर देखिए उपनाम की बात कर रहा है, तो इनको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय भी कहा जाता है। इनका अज्ञेय उपनाम है और यह नाम दिया किसने था? मुंशी प्रेमचंद ने। इसने मुंशी प्रेमचंद। कौन सा आपका? हरिऔध गलत हो जाएगा, निराला भी गलत हो जाएगा, अज्ञेय सही हो जाएगा। यहाँ निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला कहा गया है। हरिऔध अयोध्या सिंह हरिऔध को। गुलेरी जो है यहाँ पर, गुलेरी किसको कहा गया है? तो चंद्रधर जो शर्मा है उनका उपनाम आपका गुलेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी कवित्व के लिए, सवैया के लिए, पद के लिए, दोहा के लिए। तो बिहारी जी दोहा के लिए प्रसिद्ध हैं, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी ने एक मात्र रचना बिहारी सतसई लिखी है, उसमें 700 से अधिक दोहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक ही इनकी रचना है बिहारी सतसई और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद है ये आपके विसर्ग संधि है, इसलिए पुनः, पुनः के बाद जन्म, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग लग जाएगा। तो पुनः धन जन्म आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पुनर्जन्म गलत है, पुनर्जन्म गलत है, पुनः धन आजन्म भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक किस शब्द का स्थायी भाव है? शोक आपको जानते हैं शांत का नहीं है, करुण, करुण जो है, करुण का स्थायी भाव शोक है। करुण एक रस है, जब किसी प्रिय व्यक्ति को खोने या उसके विनाश से जो दुख उत्पन्न होता है वहाँ पर होता है आपका करुण रस, और इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद होता है, हास्य का हार, और वीर का रौद्र रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक शांत का देखिए क्या होता है? शांत का निर्वेद होता है। ठीक है। करुण का होता है शोक, हास्य का हास, और वीर का उत्साह। तो अब आपको पता हो गया कौन सा सही है। सेकेंड ऑप्शन करुण रस सही हो जाएगा। जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु को खोने या विनाश होने से जो दुख उत्पन्न होता है वहाँ पर करुण रस होता है, और इसका स्थायी भाव आपका शोक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? आप लोग सभी जानते हैं कि सूरदास जी अंधे थे, जो है दोनों आंख से सूर थे, और उन्होंने कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा अवधि, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए जो दोहा है, दोहा में टोटल 24 मात्राएं होती हैं। कितने? 24। दोहा आपका एक अर्धसम्मात्रिक है, अर्धसम्मात्रिक छंद है। ठीक है। और इसमें 4 चरण होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले में 13, 11, फिर तीसरे में 13, 11, मतलब दूसरे चौथे में 11 और पहले तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। ये अर्धसम्मात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा? 24। नेक्स्ट क्या है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? अच्छे कुल में जो जन्म लेता है उसे कहा जाता है कुलीन। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही है, कुलीन। समृद्ध, धनिक, ये किसके लिए है? अमीर व्यक्तियों के लिए। और कृपण का मतलब होता है कंजूस। ठीक है। तो कौन सा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग। देखिए जब दाता शब्द का स्त्रीलिंग ढूंढेंगे तो दात्री होता है, और ये बहुत बार पूछता है, क्योंकि सब लोग ये त्री समझते हैं जो कि गलत है।
त्रिशूल वाला त्र होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दाती कह रहा है, गलत। फिर दात्री, ये गलत। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा धात्री, धात्री भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है। अब यहाँ देखिए पेड़ से गिरा, देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, पेड़। अब इस पेड़ पर जो है यहाँ पर बच्चा है, अब लड़का यहाँ से गिर पड़ा, यहाँ आ गया, तो लड़का पेड़ से क्या हुआ, अलग हुआ ना। और अलग होने के अर्थ में क्या होता है, अपादान कारक। कौन सा, अपादान कारक हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संप्रदान कारक गलत है, कर्म कारक भी गलत है, अधिकरण कारक भी गलत है। अलग होने में जो कारक होता है वो अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापी में कौन सा विशेषण है। देखिए पापी कह रहा है, और पापी में कौन सा विशेषण हो जाएगा, पापी एक गुण होता है, तो संख्यावाचक गलत हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, गुणवाचक विशेषण। चूंकि यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के शब्दों में गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध हो रहा है, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी, यहाँ पर सी देखिए कल कांति थी। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, इसमें कौन सा अलंकार है। हमने आपको केवल कहा सी देखिए, और सी से ही हमने बता दिया क्या, उपमा अलंकार। तो कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रूपक गलत, श्लेष गलत, उत्प्रेक्षा भी गलत। जब सा से सी आ जाए जहाँ पर, वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। आप सा से सी या कोई भी तुलनात्मक वाची शब्द को पकड़िए, वहाँ से समझ जाएंगे उपमा अलंकार होगा, तो तुलना जरूर होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है। बीजक बहुत ही प्रसिद्ध है आपके बीजक के लिए। सूरदास गलत, तुलसीदास गलत, कबीर मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मतलब कबीर दास जी का जो वाणियों का संग्रह है वही बीजक कहलाता है। और इसके 3 भाग हैं। एक भाग को हम लोग साखी कहते हैं, दूसरे भाग को शब्द कहते हैं, और तीसरे भाग को रामायणी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कबीर दास के वाणियों का संग्रह बीजक कहलाता है। और इसके कितने भाग, साखी, शब्द, रामायणी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे हुए हैं, बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर आपको जरूर लगाना है। जितने लोग हैं अगर टीईटी में प्रीवियस ईयर के पेपर को लगा लिया तो उनका लगभग 50% तैयारी फाइनल हो गई। ठीक है, 50% जो है आपके प्रैक्टिस और थ्योरेटिकल वीडियो से है, 50% आपका प्रीवियस ईयर से ही होना है। तो मित्रों, आज हिंदी का ये पेपर था जो कि 2014 का है। इसको आप लोग ज़रूर देखिए और कमेंट में अपने स्कोर को बताइए। आप लोग कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।